मैं गुरुजी के पास सबसे पहले आया था 1998 में, जब मेरे भाई को कैंसर हुआ था। तो उस वक्त कैंसर उसको बहुत मैलिग्नेंट फॉर्म में था। और मम्मी की एक फ्रेंड थी, डॉक्टर रूबी, गुरुजी उनको ब्लेस करें। उनकी कृपा से उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया, जिसकी वजह से हम गुरुजी के पास आ सके। तो वो आंटी खुद उस वक्त बहुत ज्यादा नहीं मानती थी गुरुजी को। मतलब उनके जो भतीजे हैं वो टूर अंकल के बेटे, वो जन्म से डेफ एंड डम थे। तो उनको गुरुजी ने ठीक किया था, पर उनका इतना कोई बहुत ज्यादा विश्वास था नहीं आंटी का। तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसे गुरुजी हैं, और वो इधर बैठते हैं एम्पायर स्टेट में। अभी अभी आए हैं, तब अभी जस्ट आए ही थे गुरुजी एम्पायर स्टेट। तो अगर आप जाना चाहो तो मिलना चाहो तो हमने कहा हाँ हाँ जरूर, बिकॉज हम लोग तो कहीं से कोई उम्मीद ढूंढ रहे थे, डॉक्टर्स ने भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई थी। बायोप्सी वगैरह हुई थी और हमने वो बायोप्सी भेजी थी, हमने उसका टिश्यू सैंपल यूएस भी भेजा था, टाटा मेमोरियल भी भेजा था। उन्होंने कहा था ये बहुत ही मैलिग्नेंट फॉर्म का कैंसर है, बहुत तेजी से फैलता है। तो ये कैसे हुआ, नॉर्मली ये बच्चों को होता है, तो मेरे ब्रदर को कैसे हुआ, वो 23 साल का था एट दैट टाइम, कि उसको कैसे हुआ कहते हमें नहीं पता, नॉर्मली होता नहीं है और इसमें कोई सर्वाइव करता नहीं है, तो आप कुछ मत कीजिए, कोई इलाज मत करें। पर तो हम तो बहुत ही हताश हो गए थे ये सब सुन के। एंड हम कहीं से ढूंढ रहे थे, कहीं से हमें कोई उम्मीद की किरण दिख जाए। तो जो हमें जब हमें ये पता चला कि अच्छा ऐसे कोई गुरु जी हैं, तो हम उनके पास गए। तो जब हम गए तो पहली बार ही गुरु जी ने पहली बार ही मेरे ब्रदर को ब्लेस किया, और गुरु जी ने बोला कल्याण कर देता। तो हमने सोचा भाई हाँ ठीक है, जैसे कोई भी बाबा स्वामी जो होते हैं ऐसे देते हैं आशीर्वाद, गुरु जी ने है इन्होंने भी दे दिया, ठीक है। हमें नहीं पता था वो 3 शब्द गुरु जी के मतलब हमारी लाइफ बदल देंगे, और कंप्लीटली चेंज कर देंगे हमारी लाइफ। मतलब क्या हमारी लाइफ थी गुरु जी के पास आने से पहले, और कैसे थोड़ा 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 करके गुरु जी ने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दी हम सब की लाइफ। तो मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई तो जुड़ गए थे 98 में, बस वहां से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, मेरे भाई को ठीक किया बिल्कुल। मैं आया गुरुजी के पास, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाया था। तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, मेरे ख्याल में ट्यूबलाइट था। तो मेरे को नहीं आया समझ के क्या है गुरुजी और क्या, मतलब मेरे को था कि भाई मेरे को कोई जगह मिले जहां मैं मेडिटेशन करूं, जहां मैं गुरु भगवान के साथ कनेक्ट कर सकूं। गुरुजी कुछ मेडिटेशन तो कुछ कराते नहीं है, बस शब्द चलाते रहते हैं, कोई बीमारी होती है किसी को तो ठीक कर देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मेरे को तो कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम। बहुत यंग था वो, जवानी की भी बात थी। तो मैं नहीं जुड़ा उनसे, और मैं 5 साल के लिए फिर गुरु जी से बिछड़ गया। इस दौरान भी मेरे जो भी संपर्क में आते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनको गुरु जी के बारे में बताता था, मैं उनको भेजता था गुरु जी के पास कि भाई यहाँ ऐसे हैं, भाई आप जा सकते हो। तो पर मैं खुद नहीं जाता था। तो 5 साल बाद 2004 में पापा को एक साइलेंट हार्ट अटैक आया, और एम्स के आईसीसीयू में एक मैसिव हार्ट अटैक आया, एंड वहां पे ही डाइड। तो बिल्कुल उनकी पल्स जीरो हो गई थी, बीपी बिल्कुल जीरो हो गया था, डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड। वहां से गुरुजी ने उनको रिवाइव किया था। वो गुरुजी से पहले ही परमिशन लेकर ही गए थे। गुरुजी ने कहा था हाँ करा लो ऑपरेशन, डॉक्टर कंजरानू की करना है, जो करना है वो तो मैंने करना है, उन्होंने तो काटना है सिर्फ। सो वो जब गुरुजी का इतना बोलना बहुत बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए, मम्मी पापा के लिए एटलीस्ट, मैं तो नहीं जुड़ा हुआ था। तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा आसरा था जो गुरुजी ने रीअश्योरेंस दे दिया था। तो इसलिए वो लोग गए एम्स में, और वहां पे उन्होंने करवाया था। वहीं पे उनको मैसिव हार्ट अटैक आया, ही डाइड। फिर उनको वहां से रिवाइव किया। उसके बाद भी उनकी सर्जरी हुई, पूरी रात सर्जरी चली, 3 हफ्ते उसके बाद वो आईसीसीयू में रहे, बहुत कॉम्प्लिकेशन आई, पर सब में से गुरुजी ने निकाल दी। तो प्रॉब्लम्स आई, उससे पहले भी आई, उसके बाद भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन गुरुजी हर प्रॉब्लम से निकाल देते। जो आज तक यही रहा है, प्रॉब्लम्स खूब आई है, 25 साल में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, लाइफ में हर तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं, पर प्रॉब्लम छूकर निकल जाती है, कुछ डैमेज नहीं करने देते गुरुजी। मतलब ही मेक श्योर कि बस वो नाम के लिए बस हो गया, आपका वो कष्ट भी उन्होंने कटवा दिया, और आपको कुछ होने भी नहीं दिया। सो दिस इज हाउ ही हैज बीन विथ अस। सो 2004 में जब पापा इतने बीमार पड़े थे, तब मैंने घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने गुरुजी से बात की। तो मैंने बोला भाई देखो, मम्मी पापा तो आपको मानते हैं ना, मैं नहीं मानता।
अगर आपने पापा को ठीक कर दिया तो मैं फिर आपका शुक्राना करने आऊंगा एम्पायर स्टेट। तो पापा ठीक हो गए थे। जब पापा ठीक हो गए तो मैं उनका शुक्राना करने एम्पायर स्टेट गया था। गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारी स्माइल दी, बहुत प्यार से देखा था, मैं आज तक नहीं भूल सकता। वो साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे। वो जब 5 साल बाद जब मैं उनसे मिला, इतने प्यार से गुरुजी मिले थे, इतनी अच्छी उन्होंने वो प्यारी स्माइल दी थी। तो उसमें जरा सा भी कहीं कुछ वो था नहीं कि द्वेष या कुछ नहीं था उसके अंदर कि अच्छा भाई अब तू आया है या भाई अच्छा बड़ा तू समझता था, कुछ नहीं था। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे ग्रीट किया। और वहां से पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी की ही कृपा थी, शायद मेरा टाइम आ गया था तो गुरुजी ने मुझे खींच लिया अपने पास। तो उस दिन से बस 2004 से जो मैं गुरुजी के साथ जुड़ा तो बस जुड़ा ही रहा। तब जो गुरुजी को माथा टेका तो आज तक उनकी कृपा रही है कि उनके चरणों में ही माथा रहा है। और कृपा रहे उनकी, मालिक मालिक कृपा करें कि उन्हीं के चरणों में हमेशा ऐसे रहे। तो वहां से मेरी जर्नी फिर गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद 2 महीने बाद की बात है, दिसंबर में ऐसा हुआ था कि एक बार मैं देखता था सेवादारों को सेवा करते हुए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पर अंदर से ये भी होता था कि गुरुजी भाई मेरे को भी मिलनी चाहिए आपकी सेवा, मेरे को भी दो आप सेवा। पर ये भी समझ में आता था कि गुरुजी मैं तो बिल्कुल लायक नहीं, जो मैं अपने आप से मतलब मन में बात करता था। गुरुजी से हार्डली मेरी कभी डायरेक्ट बात नहीं हुई नहीं है, बट मन में मैं जो बात करता था तो मैंने बोला भाई गुरुजी मैं तो लायक ही नहीं आपकी सेवा के। तो ऐसे पर मन बहुत है मेरा कि आप मेरे को अपनी सेवा दो। तो ये कश्मकश मेरे अंदर एक दिन चल रही थी। मैं गुरुजी के पास आया हुआ था एम्पायर स्टेट और मेरे मन में कश्मकश चल रही थी। और मैं बहुत ताकि गुरुजी मैं तो बहुत ही नीच इंसान हूँ, मेरे को तो बिल्कुल आपकी सेवा कभी मिल ही नहीं सकती। और सेवा मिलेगी नहीं तो मेरे मेरे कष्ट कैसे कटेंगे, मैं आपके लायक कैसे बनूंगा। तो ये कैच 22 सिचुएशन है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा गुरुजी इसका क्या होगा, इसका क्या हल है। तो ये अंदर से मेरे चल रहा था। और जब मेरे को चाय प्रसाद मिला एम्पायर स्टेट में तो मैंने वो चाय प्रसाद का ग्लास अपने हाथ में पकड़ लिया, बहुत टाइटली उसको पकड़ लिया। मेरा हाथ जल रहा था, वो गर्म था, चाय प्रसाद गर्म थी और मैं हाथ जलता जा रहा था और मैं मन में गुरुजी से बोलता जा रहा था कि गुरुजी मुझे बताओ मेरा क्या होगा। मेरे को कोई रास्ता दिखाओ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। तो ऐसे करके थोड़ी देर मैंने वो ग्लास हाथ में पकड़ा रहा, मेरा हाथ जलता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने वो चाय प्रसाद पी ली। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ। फिर मैं बैठा हुआ था गुरुजी के आगे, मतलब जैसे संगत बैठी होती है। तो एकदम से गुरुजी खड़े हो गए। गुरुजी खड़े हो गए और ये अनाउंसमेंट हो गई कि सब अब आज्ञा ले ले, गुरुजी अपने रूम में जा रहे हैं, सारी संगत आज्ञा ले ले। तो सबने आज्ञा लेने के लिए खड़े हो गए, आगे पीछे जहां चारों तरफ से सब आज्ञा ले रहे थे। मैंने जब गुरुजी की आज्ञा आज्ञा ली, क्योंकि मनाही होती थी कि जब तक गुरुजी परमिशन ना दे उनको टच नहीं करना। तो मैंने उनको टच नहीं किया, उनके चरणों के बीच में मैंने कारपेट पे हाथ रखा और माथा टेका अपना। तो जब मैंने ऐसे माथा टेका गुरुजी के आगे, गुरुजी ने अपना एक चरण, अपना राइट चरण जुत्ती में से निकाला और मेरे हाथ के ऊपर उसको रख दिया। मेरा तो दिमाग घूम गया कि गुरुजी ये क्या हो गया। मैं अभी सर, मैंने माथा टेका ही हुआ है, कारपेट पे ही मेरा सर है लगा हुआ है, और मेरा तो सर घूम गया कि गुरुजी क्या कर रहे हो आप, मतलब व्हाट इज दिस। एंड पता नहीं, आई डोंट नो कितनी देर गुरुजी ने ऐसे रखा होगा, मुझे आइडिया ही नहीं है। थोड़ी देर उन्होंने रखा होगा और फिर अपना चरण वापस उन्होंने जुत्ती में डाला एंड ही वॉकड अवे। ना मैंने गुरुजी से अपना अपना कंसर्न, अपनी दुविधा शेयर की, ना गुरुजी ने वर्बली मुझे कुछ जवाब दिया। पर गुरुजी ने मेरे को बता दिया कि मैं हूं तुम्हारे साथ, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू डोंट वरी। तुम आते रहो, आई विल टेक केयर, आई एम देयर। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, गुरुजी हैज टेकन केयर। हर प्रॉब्लम से गुरुजी ने बचाया है तब से लेके आज तक, और शायद उससे पहले भी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, वहां से भी आई एम श्योर गुरुजी ने ही ब्लेस किया, गुरुजी ने बचाया। उसके बाद फिर अराउंड दैट टाइम हम लोग सरकारी घर में रहते थे। तब गुरुजी ने बोला कि अपना घर बनाओ। तो हमने सोचा अच्छा भाई ठीक है। तो गुरुजी ने कहा 500 गज की तुम्हें एक कोठी बनानी है। अभी अच्छा, और गुड़गांव में बनानी है, सुशांत लोक ए ब्लॉक में बनानी है।
अब जब वहां पे जाके मम्मी पापा ने जाके हाउस हंटिंग की, प्लॉट देखना शुरू किया, तो जो प्लॉट के रेट्स थे वो तो देख के कैलकुलेशन करके पापा तो हैरान हो गए, मतलब उनका दिमाग ही घूम गया कि भाई ये तो बिल्कुल हमारे बजट से कहीं गुना ज्यादा है, इतना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। गुरुजी को आके बताया, भी गुरुजी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, 500 गज की जमीन लेना फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करना, हम तो जमीन ही नहीं ले पाएंगे, कंस्ट्रक्शन कहां से करेंगे उस पर, सारा पैसा भी डाल दे तो नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने फिर बोला उनको कि अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं हो पा रहा, नहीं ले पाओगे वहां पे, चलो ठीक है, तुम ऐसा करो दिल्ली में जीके में देख लो। तो उन्होंने जीके में देखना स्टार्ट किया। फिर वहां कुछ बजट में नहीं मिला, जब गुड़गांव में नहीं मिल रहा बजट में, तो जीके में कहाँ मिलना था। अच्छा चलो द्वारका में देख लो, फिर द्वारका में देखा। अच्छा शंकर रोड पे देख लो, अच्छा वहां देखा। अच्छा पटेल नगर देख लो। जगह 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 गुरुजी ने इतना भटकाया, 6 महीने सुबह निकलते थे, शाम को घर आते थे, डेली सातों दिन ये लोग धक्के खाते थे, जाके हाउस हंटिंग करते थे। 6 महीने में जाके ये लोग थक गए, बिल्कुल थक के चूर होके गुरुजी के आगे इन्होंने माथा टेका, भाई गुरुजी हमसे नहीं हो पा रहा, हमें नहीं मिल पा रहा। गुरुजी कहते हैं अच्छा कहीं नहीं मिल पा रहा, चलो एक काम करो गुड़गांव में ले लो, सुशांत लोक ए ब्लॉक में ले लो। जहां से गुरुजी ने चलाया था, स्टार्ट की थी जर्नी, पूरी जर्नी घुमा के फिर वहीं सुशांत लोक ए ब्लॉक में ले गए। अगर पहली बार दिमाग ना चलाया होता, कैलकुलेशन ना की होती इतनी, तो शायद 6 महीने भटकना ना पड़ता। अपना दिमाग चलाया, गुरुजी ने कहा अच्छा अपना दिमाग चला रहे हो, चलो चला लो अपना दिमाग, कर लो अपने मन की कर लो, जब थक जाओ तो मुझे बताना। 6 महीने बाद थके, फिर उन्होंने बोला, तब गुरुजी ने कहा वहां देखो। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा कुछ बात करें कि अच्छा गुरुजी हमारे बजट का ये बजट का वो। तो देखा उन्होंने, फिर जाके जमीन देखी, फिर जाके गुरुजी को उन्होंने फिर सोचा, नहीं 500 गज तो तब भी बहुत ज्यादा है, हम 360 गज का एक प्लॉट उन्होंने पसंद किया, जाके ए ब्लॉक में जाके गुरुजी को बताया। अब गुरुजी ने देखा कि 300 के अभी भी 6 महीने घुमाने के बाद अभी भी सुई वहीं अटकी हुई है कि नहीं नहीं ये तो हमारे बजट के बाहर है, चलो गुरुजी हम 360 गज का ले लें। गुरुजी ने गिव अप कर दिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई तुम 360 ले लो, मैं तुम्हें ज्यादा देना चाहता हूं, पर तुम लेना ही नहीं चाहते, तुम अपनी कैलकुलेशन अपना दिमाग छोड़ना ही नहीं चाहते कि नहीं जी हम तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। जब गुरुजी आपको कुछ बोल रहे हैं, आपने जितना आपको रास्ता दिख रहा है, आपको ने उसमें चलना है, आगे का रास्ता गुरुजी खोलेंगे, जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो गुरुजी हटाएंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो गुरुजी का हेडेक है, उन्हें कैसे हटाना है कैसे पार कराना है वो गुरुजी का हेडेक है। लेकिन हम अपने सर पे सब ले लेते हैं कि नहीं गुरुजी हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो नहीं कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। सो खैर वो समझ नहीं थी, ठीक है। 360 का गज लिया, वो 360 गज का प्लॉट लिया, कंस्ट्रक्शन शुरू की, जितना पैसा था उसमें शुरू किया। फिर कहीं कहीं से पैसा आने लग गया, इधर से पैसा उधर से पैसा, बैंक से पैसा निकालने जा रहे हैं, बैंक वाले कह रहे भाई आप पैसा क्यों निकाल रहे हो, भाई हमने कहा भाई पैसे की जरूरत है, उन्होंने कहा भाई हमसे लोन ले लो। तो मम्मी पापा दोनों रिटायर्ड, दोनों 65+ थे उस टाइम पे, और उनको सरकारी बैंक से लोन मिल गया, बैठे बिठाए आगे से बोल के, जो कि इम्पॉसिबल चीज है कि रिटायरमेंट के बाद आपको लोन मिल जाए, उनको मिल गया, दोनों को मिल गया। जब गुरुजी ने कराना है तो उन्होंने, तो फिर तो कौन रोक सकता है उस काम को, तो उनको लोन भी मिल गया। कहीं से हमारी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा था, बहुत झगड़े चल रहे थे, तो हम लोग पढ़ते नहीं थे उस चीज में कि भाई हमने इस सब में नहीं पढ़ना, ठीक है जो हमारी किस्मत में है मिल जाएगा। बैठे बिठाए फोन आ गया जी, वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया है, प्रॉपर्टी बिक गई है, आपका हिस्सा हम लेके आ रहे हैं, आपके घर पे आके हमारा हिस्सा हमें देके गए, कोई झगड़ा नहीं करना पड़ा, कोई तू मैं नहीं करनी पड़ी, सब कुछ बड़े आराम से मिल गया। क्यों? क्योंकि वो गुरुजी ने करवाना था, फंडिंग पूरी करवानी थी, पैसे दिलवाने थे ताकि घर पूरा हो सके, वो गुरुजी का हेडेक था, गुरुजी ने करवा दिया। ऐसे करके हमारा घर बन गया। अच्छा उस घर की जब गृह प्रवेश के लिए हमने बोला था कि गुरुजी इसका कुछ गृह प्रवेश करें कुछ करें, तब गुरुजी ने ये चीज हमें बताई थी, पापा को बताई थी कि जब जमीन का जैसे पूजन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब आप जमीन पे काम शुरू करने जाओ तो हाथ में गुरुजी का, मतलब गुरुजी का ने कहा कि मेरा स्वरूप लेकर जाना, और पहले राइट पैर आगे रखिए, उस मेरे को याद करके वहां पे कदम रखना, स्वरूप मेरा हाथ में होना चाहिए, बस हो गई, और कोई पूजा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना करोगे तो हो गया आपका, वो पूजन हो गया आपका, सब कुछ हो गया उसमें। उतना ही हमने किया, वैसे ही पूजन किया हमने, बस गुरु जी का जितना उन्होंने बताया था, और वहां से फिर घर कंस्ट्रक्शन हुआ, घर बना, सब कुछ हो गया।
सारा कुछ गुरुजी ने करवा दिया। फिर उसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूँ, अपनी शादी का बताता हूँ। तो फिर मैं गुरुजी के साथ जुड़ गया जब, तो फिर मैं उस वक्त बिजनेस में था। तब गुरुजी ने बोला, पापा से पूछा कि भाई मुंडा क्या करता है। गुरुजी ने बताया, पापा ने बताया गुरुजी को कि बिजनेस करता है। गुरुजी ने कहा नहीं, बिजनेस नहीं, अभी नौकरी करनी है। तो उसी दिन मैंने बिजनेस रैप अप किया और मैंने जॉब देखना स्टार्ट किया। जॉब देखना स्टार्ट किया, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मैंने जॉब देखी। मुझे कुछ इतना सूटेबल मिल नहीं रहा था जहां से मैं करियर रिज्यूम कर सकूं अपना। तो उसके बाद एक फंक्शन था, फंक्शन से पहले की सफाइयां चल रही थी बड़े मंदिर में। गुरुजी अकस्मात से आ गए वहां पे। आए तो आके आते थे, पूरे एक एक कोना गुरुजी चेक करते थे। सफाई बहुत ज्यादा पसंद थी गुरुजी को। एक एक कोना देखते थे, उनको चाहिए था कि हर जगह बिल्कुल चमक रहा होना चाहिए, हर कोना। आखिर मैंने पापा से बात की, पूछा भाई मेरे बारे में क्या कर रहा है। तो बताया पापा ने कि भाई अभी जॉब ढूंढ रहा है। गुरुजी ने बोला 15 दिन में नौकरी, 15 दिन में छोकरी दिलाएंगे। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी, जो आप करो। मैं तो मेंटली प्रिपेयर नहीं था, जॉब के लिए तो था, बिजनेस के शादी के लिए नहीं था। पर जो गुरुजी ने बोला नहीं था, ठीक है चलो जैसे आप कराओगे करेंगे। सो वो 13th डे पे जॉब मेरे को मिल गई। कहाँ से, कहीं से कॉल आ गया कि आ जाओ, इंटरव्यू हुआ, 5 10 10 15 मिनट का इंटरव्यू चला, जॉब भी मिल गई। अगेन वही बात है, गुरुजी ने करवाना होता है तो रास्ते तो गुरुजी खोल ही देते हैं। सो वो हो गया, बड़े आराम से जॉब मिल गई। ये तो हो गया। अब आई बात शादी की। फिर गुरुजी कहते हैं कि फंक्शन वाले दिन मेरी कहीं ना कहीं हम लोग सेवा करते थे। तो गुरुजी कहते तू हॉल में ही रहना, मेरे को कहते हैं कि तू हॉल में रहना, और मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। जब वो लड़की मेरे को माथा टेकेगी उस दिन, तब मैं तेरे को आंख मारूंगा। जब मैं आंख मारूं तो तू समझ जाना कि ये वही लड़की है जो मैंने तेरे लिए देखी है। तो हे भगवान, मैंने कहा गुरु जी कहाँ फंसा रहे हो आप मेरे को। तो खैर फंक्शन वाले दिन फिर मैं, याद मेरे को सारा वक्त था कि हॉल के अंदर मेरे को जाना है, वहीं खड़ा रहना है, गुरु जी ने मना बोला है मेरे को। पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, मैं नहीं जा पाया हॉल के अंदर। मेरे से हुआ ही नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं जाऊं, पर मैं नहीं जा पाया। मैं हिल ही नहीं पाया अपनी जगह से। मैं माफी मांगता रहा कि गुरुजी सॉरी, मेरे से मैं नहीं कर पा रहा। तो मैं बाहर ही सेवा करता रहा, मैं अंदर हॉल में गया ही नहीं। वो दिन निकल गया पूरा, फिर फंक्शन पूरा हो गया। फिर उसके बाद गुरुजी ने फिर बोला कि, गुरुजी बैठते थे एम्पायर स्टेट में संगत के साथ, और बोला भाई तुम बड़े मंदिर चले जाना, संगत डे पे बता दिया था किस दिन, वहां पे लड़की वाले वो आएंगे, तुम उनसे मिल लेना, आपस में बात कर लेना, और आकर मुझे बता देना क्या सोचा तुमने, क्या फैसला लिया, मेरे को बता देना। कब मैंने क्या बताना फैसला। खैर हम लोग वहां पहुंचे, मिले, बातचीत की। तो सब कुछ ठीक था, पर मैं, एक तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था अभी शादी करने के लिए, और दूसरा कि मेरे को अंदर से वो फीलिंग आ नहीं रही थी। बात करके वो लग के, अगेन मैं अपना दिमाग चलाई जा रहा था, अपनी कैलकुलेशंस किए जा रहा था, तो मुझे, मेरे को वो अंदर से आवाज आ नहीं रही थी कि मैं हाँ कर दूं, क्या करूं। वहां से हमें बड़े मंदिर आना था, आके छोटे मंदिर आना था एम्पायर स्टेट, और आके गुरुजी को बताना था। सो हम आए, बड़ी कश्मकश में कि मैं गुरुजी को क्या जवाब दूं, मैं कैसे गुरुजी को बोलूं कि नहीं गुरुजी मुझे तो पसंद नहीं है, या जो भी है, मैं नहीं करना चाहता, मैं कैसे बोलूं गुरुजी को। तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पर खैर गुरुजी के आगे आके जब गुरुजी ने पूछा, तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, जैसे आप ठीक समझो, जो आप बोलो तो ठीक है। तो गुरुजी ने बोल तो दिया मैंने हाँ, लेकिन गुरुजी भी जानते थे, मन ही मन जानते थे वो तो, मेरे मन में क्या चल रहा है। तो ही न्यू कि मेरा अंदर से मन नहीं है, और मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ, कैलकुलेशंस कर रहा हूँ पूरी। सो ही न्यू दैट। तो मुस्कुराए उन्होंने, और वो बात वहीं आई गई हो गई। फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी ने फिर दूसरी लड़की दिखा दी कि अब ये देखो। हे भगवान, मैंने कहा गुरुजी फिर फंसा दिया आपने। फिर ऐसे वो भी बात आई गई हो गई, फिर तीसरी दिखाई, फिर वो आई गई हो गई, फिर चौथी दिखाई। जब चौथी दिखाई तो फिर, मतलब वो लड़की बिजनेस क्लास फैमिली की थी, मतलब बड़े अलग अलग बैकग्राउंड से थी वो। मैंने कहा गुरुजी आप ऐसी लड़की दिखा रहे हो, हम मिडिल क्लास, हम सर्विस क्लास के लोग, हमारे को आप ऐसी लड़की, मतलब मन में जो मैं सोच रहा था, गुरुजी से तो खैर क्या बात कर सकता था मैं। तो मन में मैं ये सोच रहा हूँ कि गुरुजी ऐसी लड़की ये तो फिट हो ही नहीं सकती हमारे घर, 4 दिन नहीं चलने वाली। मैंने कहा ऐसी लड़की कैसे गुरुजी दिखा सकते हैं। तब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि ये सब गुरुजी सिर्फ जैसे पहले मम्मी पापा को गोल घुमा रहे थे, दिल्ली दर्शन करा रहे थे, वैसे अब मेरे को भी गोल गोल घुमा रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपना दिमाग चला। तो आप गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी के दरबार में दिमाग का कोई काम नहीं है, उसे हमें बाहर छोड़ के आना है। हम दिमाग चलाएंगे अपना तो काम खराब ही करेंगे।
बनी बनाई बात को हम बिगाड़ेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे। तो दिमाग का कोई पर्पस ही नहीं था, और मैं दिमाग चलाए जा रहा था, ओवर ड्राइव में चलाए जा रहा था। सो तब मेरे को समझ में आया, चौथी बार जब गुरुजी ने लड़की दिखाई, फिर मैंने हाथ जोड़े, मैंने मन में जो भी था, मतलब कि भाई, मैंने कहा गुरुजी जैसे, अब जैसे आप बोलो। गुरुजी ने कहा था लड़की से बात करके मेरे को बता दो, एक्सक्यूज मी, बताना। मैंने कहा भाई बात करने की भी कोई जरूरत नहीं गुरुजी, हाँ है, जो आप बोलो, जैसे आप बोलो। मैंने अब गिव अप कर दिया, मैंने रिजाइन कर दिया गुरुजी, जहां जैसे आप बोलो। वो आखिरी लड़की थी। उसके बाद फिर सीधा 14 मई 2007, चोला छोड़ने से 2 हफ्ते पहले, स्पेशली उस दिन गुरुजी बड़े मंदिर आए। मंडे का दिन था, शाम के टाइम, वैसे आते नहीं थे, आते थे गुरुजी देर रात को, 2:30-3 बजे गुरुजी आते थे अकेले, यहाँ 2-4 संगत को लेके, और आके तप करते थे मंदिर में। ऐसे संगत के बीच में बहुत रेयरली आते थे। उस दिन स्पेशली गुरुजी आए, मेरे फादर को और मेरे फादर इन लॉ को, दोनों को बिठाया पास में, इंट्रोडक्शन करवाया दोनों का, और फिर उन्होंने कहा कि तेरा बेटा ते तेरी कुड़ी आपस में ब्याह करा लो। ऐसे गुरुजी ने मेरी शादी फिक्स की। मैं उस वक्त चंडीगढ़ में जॉब कर रहा था, मेरी आंटी उस दिन आई नहीं थी, वो घर पे थी, और हम दोनों को खबर पहुंच गई, भाई तुम लोगों की शादी गुरुजी ने फिक्स कर दिया है। दैट इज हाउ माई मैरिज वॉज फिक्स्ड। गुरुजी ने ये भी बोला कि जुलाई में शादी करनी है, ये भी बोला कि दोनों तरफ से 25-27 लोग ही बुलाने हैं। तो सब कुछ गुरुजी ने फिक्स करके गए, जैसा गुरुजी ने बोला हमने वैसे किया। 2 हफ्ते बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। लेकिन तो मतलब बिल्कुल नहीं बनता था शादी करने का इतनी जल्दी, पर गुरुजी का हुक्म था जुलाई में करनी है, तो जुलाई में करनी है, तो हमने जुलाई में शादी कर ली, जैसे गुरुजी ने बोला था हमने वैसे ही किया। अच्छा, और उसके बाद हाँ, शादी का भी गुरुजी ने ये बता दिया। अच्छा, उसके बाद जब थर्सडे को गुरुजी ने दोनों परिवार को बुलाया था, तो सब परिवार आए, सबको गुरुजी ने लड्डू प्रसाद दिए। हम लोगों को 2-2 लड्डू प्रसाद दिए, बाकियों को, बाकी संगत को 1-1 दिया। गुरुजी कहते हैं मैंने इनकी शादी कर दी है, शादी के लड्डू भी मैंने बांट दिए हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज तुम लोग करते रहना। तो बड़ी गुरु जी की असीम कृपा रही है कि उन्होंने खुद मेरी शादी करवाई है, खुद की है मेरी शादी उन्होंने। और उसके बाद फिर फॉर्मेलिटीज तो खैर हमने जुलाई में कर ली, वो तो एक अलग चीज है, पर जो असली शादी है वो गुरु जी ने जब बोल दिया तो वो शादी हमारी होगी। तो गुरु जी की बहुत 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 कृपा रही है। क्योंकि मेरे को यही चीज समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे, मतलब मेरे को कैसे पता चलेगा 2-4 मीटिंग्स में, कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सही है, किसके साथ मैं कंपैटिबल हूँ। तो ये मेरे को बहुत चिंता होती थी। वो सारी चिंता भी गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली कि तुम मत चिंता करो, आई विल टेक केयर, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे पता है, आई विल टेक केयर। और उन्होंने किया। बड़ी उनकी असीम कृपा रही है, शुक्राना है गुरु जी का। और मैं बताता हूँ, एक बार थर्सडे का दिन था। नॉर्मली हम लोग फ्राइडे को मंदिर आते थे, थर्सडे का दिन था एक दिन। उस दिन मेरे फ्रेंड ने मेरे को बुलाया था, तो गुरु जी का ही बुलावा था, फ्रेंड ने तो क्या बुलाना था। तो उस दिन मैं आ गया था, अकेला ही आया था मैं अपने घर से। मंदिर आए तो बैठे हुए थे, थोड़ी देर में एकदम से सारी लाइटें लाइटें बंद कर दी। पूरा मंदिर भरा हुआ था, एम्पायर स्टेट भरा हुआ था खचाखच संगत से। गुरुजी बैठे हुए थे अपनी गद्दी पे, एकदम से लाइट्स बंद कर दी, डिम कर दी। एक आधा कोई लाइट छोड़ी होगी, बिल्कुल डिम कर दी थी लाइट्स, और शब्द एकदम बंद कर दिए। सबको इशारों से चुप करा दिया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, कुछ नहीं करना। सब अपनी जगह पे स्टिल हो गए थे। गुरुजी यकायक बैठे हुए, गद्दी पे ही बैठे हुए समाधि में चले गए थे। तो सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। उसके बाद गुरुजी ने अपने अपने दोनों हाथ, जैसे हाथ जोड़ते हैं ऐसे हाथ करके अपने फोरहेड पे रखे हुए थे दोनों हाथ। उसके बाद उनके हाथ में एक सचखंड से प्रसाद आया, एक लड्डू आया, प्रोड्यूस किया गुरुजी ने अपने हाथों में। वही सब बैठे बैठे हो रहे हैं, हम लोग दूर से देख रहे हैं, गुरुजी ने प्रोड्यूस किया है सचखंड का प्रसाद। तो वो एक अंकल थे, कोई संगत थे, उनके लिए उन्होंने प्रोड्यूस किया था। उनको ब्रेन कैंसर थी जहां तक मुझे पता है, उनके लिए गुरुजी ने उसको प्रोड्यूस किया था प्रसाद। अब सारी संगत के बीच में गुरुजी ने प्रोड्यूस किया था, तो सबका बड़ा मन ललचा रहा था देख के कि अरे, मतलब हमारे सामने प्रोड्यूस हुआ है लेकिन हमें मिल नहीं रहा, वो मिल रहा है, एक अंकल को मिल रहा है, ऑब्वियसली मन तो ललचाएगा। गुरु जी जान ही जान सब संगत को समझ सकते थे कि संगत के मन में क्या चल रहा है। तो फिर गुरुजी ने क्या किया, बोला भाई चलो इसमें से सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर गुरुजी ने उसी एक लड्डू में से सबको प्रसाद देना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा। अब आप सोचो, तीन खबर भी फैल गई,
और लोगों ने अपने घर फोन कर दिए, बाहर से संगत आ गई, गार्ड्स आ गए, सब आ गए, जिसको पता चला सब पहुंच गए सचखंड का प्रसाद खाने के लिए। तो सोचो कितनी रश हो गई थी, पौना घंटा घंटा करीब गुरुजी कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक प्रसाद बांट रहे थे, कंटिन्यूअस लाइन चलती जा रही थी। 1 घंटे तक कंटिन्यूअस गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, सोचो कितनी संगत को बांटा होगा। और वो प्रसाद, वो एक लड्डू खत्म नहीं हुआ। उस एक लड्डू से वो बांटते गए, प्रसाद देते गए, वो लड्डू खत्म क्या होना था, वो तो और बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया था वो लड्डू। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वो और बढ़ता जा रहा था। सबको गुरुजी ने प्रसाद दिया। उसके बाद वो जो बचा हुआ था 50%, 60% तब भी बचा हुआ था, वो गुरुजी ने उस अंकल को दिया। एक टिफिन मंगवाया, उसमें डलवा के उसको दे दिया अंकल को, और बोला ये ले जा, तेरे को अगले 10 साल के लिए मैंने ब्लेस कर दिया। तो उन अंकल पे भी बहुत कृपा हुई, हम सब पे भी बहुत कृपा हुई गुरुजी की। हमें गुरुजी ने वो प्रसाद दिया। उसके बाद गुरुजी ने बोला मेरे लिए हाथ धोने के लिए जल लेके आओ। तो एक बोल में, ग्लास के बोल में गुरुजी के लिए जल लेके आए। गुरुजी ने उस जल में जैसे ही अपने हाथ डिप किए, बस ऐसे ऊपर से टच किया जल को, वो जल का कलर चेंज हो गया। वो बिल्कुल नारियल पानी जैसा, थोड़ा क्लाउडी सा ऐसा हो गया, बिल्कुल उसका चेंज हो गया कलर। कलर फॉर्मेशन बिल्कुल चेंज हो गया था। और गुरुजी के हाथ एकदम लाल सुरख हो गए थे, वो क्योंकि वो प्रसाद जो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत गर्म होता है, बहुत एकदम बर्निंग हॉट था वो प्रसाद। और अब जब उसमें हाथ डाले तो बिल्कुल वो पानी क्लाउडी एकदम हो गया, वो अमृत बन गया बिल्कुल, जैसे ही गुरुजी ने उसमें डिप किया हाथ अपने। उसके बाद वो जल भी सारी संगत में वो जल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, थोड़ा थोड़ा सबको वो जल मिला पीने को। उसके बाद गुरुजी कहते बैठे क्या हो, खड़े हो, देखो मेरे स्वरूप में, देखो कैसे नजारे, देखो कैसे अमृत आ रहा है मेरे स्वरूप में। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने देखा गुरुजी के स्वरूप में अमृत आता हुआ एम्पायर स्टेट में, गुरुजी के प्रेजेंस। मैं वहीं दीवार के पास ही, बिल्कुल दीवार से टेक लगा के बैठा हुआ था। जैसे ही गुरुजी ने ये चीज बोली तो खड़े हो गए हम लोग। तो मैं बिल्कुल स्वरूप के आगे खड़ा था। पीछे से लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही थी, ग्लास लगा हुआ था स्वरूप पे। ग्लास की रिफ्लेक्शन में मैंने देखा स्वरूप बिल्कुल साफ है, एकदम साफ चमकता हुआ स्वरूप था, कुछ भी नहीं था। वहीं खड़े खड़े देखते देखते उसमें अमृत टपकने लग गया, उसमें से सचखंड से वो जो अमृत है वो आने लग गया, रिसने लग गया, थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुई। फिर वो ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे करके नीचे आने लग गई, वो धार बनने लगी। अपनी आंखों से बनते हुए बिल्कुल देखा है, एकदम जीरो से, कि बिल्कुल साफ ग्लास से अमृत को टपकते हुए देखा है। वो हमने देखा। किसी ने टच नहीं किया, पूरा डिसिप्लिन होता था, क्योंकि मनाही होती थी कि जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं है तो हमें नहीं टच करना। तो ठीक है, जिसके लिए प्रोड्यूस किया वो जिसको मिला होगा। हमने दर्शन कर लिए, सचखंड का प्रसाद खा लिया, जल ले लिया गुरु जी का। बहुत बहुत कृपा है गुरु जी की, बहुत गुरु जी ने कृपा की इस दिन हम पे। अच्छा, उसके बाद में अपने बेटे के बर्थ का बताता हूँ। फिर जब मेरी वाइफ जब एक्सपेक्टिंग थी, तो तब हमें मैसेजेस आने शुरू हो गए कि बेटा होगा, गुरुजी ने हमें बेटा ब्लेस किया है। अलग अलग तरीके की, किसी को ड्रीम आ रहा है, एक संगत से, दूसरे संगत से, तीसरे संगत से, बहुत सारी संगत से हमें ऐसे ड्रीम्स आने लग गए। बहुत सारी संगत आके हमें बताने लग गई कि मेरे को हमें ऐसा ड्रीम आया, गुरुजी ने ये दिखाया, ये दिखाया। सबको एक ही ड्रीम आता था, मतलब एक कॉमन चीज होती थी हर ड्रीम में कि बेटा होगा। ठीक है भाई, पे बेटा बेटा, हमें बेटा बेटी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ठीक है, गुरुजी बेटा देंगे बहुत अच्छी बात है, बेटी देंगे तो भी बढ़िया। ठीक है। उसके बाद सेट उन्होंने कहा था, गुरुजी ने कहा था मंडे को मंदिर आना, वहीं पे लेबर पेन स्टार्ट होंगे, वहीं से हॉस्पिटल जाना, उसके बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ये भी मैसेज आ गया था। ठीक है। हम मंदिर में बैठे हुए हैं, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, लेबर पेन शुरू ही नहीं हो रहे। फिर हम घर चले गए, हमने कहा चलो भाई अब नहीं हो रहे, तो मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था, हम घर चले गए। फिर भी कोई लेबर पेन्स नहीं हुए। मंडे का दिन निकल गया, 2-4 दिन और निकल गए। फाइनली डॉक्टर ने सैटरडे को डिलीवरी हुई। आके डॉक्टर बताती है कि बेटी हुई है। अब बेटी कैसे हो गई, गुरुजी ने बोला है बेटा होगा, इतने संगत से हमें मैसेजेस आए हैं, बेटी कैसे हो गई। थोड़ी देर बाद एक संगत आंटी का फोन आया, मेरी मदर इन लॉ। वो कहती है कि निधि दीदी को बेटी हुई है। कभी हाँ जी बेटी हुई है। भाई आपको कैसे पता, हमने अभी शक्ल नहीं देखी, हमने किसी को फोन नहीं किया अभी तक, किसी को नहीं बताया अभी तो, आपको कैसे पता। वो कहती है कि मेरे को कल रात को गुरुजी ने ड्रीम दिखाया,
ड्रीम में दिखाया कि निधि हितेश का बेटा हुआ है। बेटा, गुरुजी ने वो सारा ड्रीम में उनको दिखाया कि बेटा हुआ है, बेटा बड़ा हो रहा है और बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत जिद्दी है, बहुत नालायक है, और माँ बाप के सर में नाक में दम कर रखा है उन्होंने, दिमाग खराब कर रखा है दोनों का, हम दोनों का। हम लोग दोनों सर पकड़ के बैठे हुए हैं, हमारी पूरी लाइफ उसने बर्बाद कर दी है बच्चे ने। इतना खराब, इतना बिगड़ा हुआ बच्चा, ये हमारी किस्मत थी जो हमारी किस्मत में होना। गुरुजी कहते देख, इनको बेटा होगा ना तो ये हाल होने वाला है इनका। मैं इनके बेटे को बेटी में कन्वर्ट कर रहा हूं। उसके बाद डिलीवरी हुई थी, अगली सुबह डिलीवरी हुई और डिलीवरी में बेटी हुई। एक्चुअली तो डिलीवरी उससे एक दिन पहले होनी थी, लेकिन हम थोड़ा सा लेट पहुंचे, तो डॉक्टर ने कहा भाई अब तो आप, उन्होंने 6 बजे या 5:30 बुलाया था, हम 10-15 मिनट शायद लेट पहुंचे होंगे या आधा घंटा, तो डॉक्टर ने कहा अब आप लेट हो गए हो, आज नहीं हो सकती, अब डिलीवरी कल होगी। अब सोचो, और उस रात को फिर गुरुजी ने दिखाया, तो वो सारी गुरुजी की प्लानिंग थी। तब तक शायद वो प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए गुरुजी ने हमें लेट कर दिया, डिलीवरी हुई नहीं। अगले दिन जाके जब प्रोसेस पूरा हुआ, तभी गुरुजी ने डिलीवरी करवाई और फिर बेटी पैदा हुई। तो सब कुछ, हम कहीं जाते भी हैं, लेट पहुंचे, जल्दी पहुंचे, नहीं पहुंच सके, सब कुछ गुरुजी के हाथ में होता है। गुरुजी कहते हैं अपनी भक्तों की, मेरे भक्तों की लाइफ में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब कुछ मैं संचालित करता हूं। गुरुजी हर चीज कंट्रोल करते हैं, हर चीज मैनेज करते हैं अपनी संगत की लाइफ में। हमें लगता है ये बाय चांस हो गया, मैं बाय चांस सही जगह पहुंच गया, बाय चांस मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मेरा प्रमोशन हो गया, मैंने अच्छा काम कर दिया। कुछ बाय चांस नहीं होता, जो गुरुजी ने करवाना होता है वही होता है, और जो उनको नहीं करवाना, आप करते रहो, हाथ पैर मारते रहो, कुछ नहीं होने वाला। सो इस तरह गुरुजी ने हमारे को ब्लेस किया। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बैंगलोर जाने का। हम लोग दिल्ली में रहते थे, उसके बाद मेरे को बैंगलोर से एक जॉब ऑफर आई। मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन गुरुजी का ऐसा ही होता है, जब उन्होंने कुछ आपसे करवाना है तो वो सारे दरवाजे आपके बंद कर देते हैं और एक दरवाजा खोल देते हैं जहां से वो आपको भेजना चाहते हैं। आपने जब तक दूसरे दरवाजे जो आपको पसंद है, आप जब तक उन दरवाजों पे सर फोड़ना चाहते हो फोड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली थक हार के आपको वहीं से जाना पड़ेगा जहां से गुरुजी चाहते हैं कि आप जाओ। आपके ऊपर है, आप जल्दी जाना चाहते हो या देर से जाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। जैसा कि मेरे शादी में भी हुआ और मेरे मम्मी पापा के वो घर लेने में भी हुआ, दोनों केसेस में यही चीज हुई थी। तो वो यहाँ भी वही हुआ, हमने काफी सोचा कि ना जाएं ना जाएं, क्योंकि हमारा मन नहीं था बैंगलोर जाने का। हमारा था भाई हम दिल्ली में रहें, बड़ा मंदिर यहीं पे है, सारी संगत यहीं पे है, सत्संग होते हैं, क्या करना है बड़े बैंगलोर जाकर, क्या करना है। पर गुरुजी की मर्जी थी, ही वांटेड अस टू गो। कोई हुक्म नहीं आया था ऐसा उनका, पर उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे कि आपने जाना। सो हम गए, बैंगलोर गए, धीरे धीरे गुरुजी ने हमें वहां पे सेटल किया, वहां पे सेटल हुए। अच्छा लगा, अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी, सब कुछ अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे। बस एक प्रॉब्लम था, वहां पे सत्संग नहीं मिलता था हमें, गुरु जी का सत्संग नहीं था, गुरु जी की कोई संगत ही नहीं पता थी हमें। तो हम, हमारा साल 1.5 साल ऐसे ही रोते हुए निकल गया कि यार यहाँ पे तो सत्संग नहीं होते, हम सत्संग बड़ा मिस करते हैं, मंदिर बड़ा मिस करते हैं। हम 1.5 साल हमारा ऐसे निकल गया। 1.5 साल बाद फिर मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर हमें विजिट करने आए बैंगलोर। जब वो विजिट करने आए तो हमने कहा भी चलो हम आपस में 4-5 जो फैमिली मेंबर्स हैं, हम सत्संग कर लेते हैं, अपना घर में बैठ जाएंगे कमरे में। तो हमने सत्संग रख दिया भाई, वीकेंड पे सैटरडे को हमने सत्संग रख लिया अपने घर। पापा नहीं आए थे, पापा बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे। तो वो सेवा करते हुए किसी को बता रहे थे कि कल मेरे बेटे के यहाँ बैंगलोर में सत्संग है। दीपक गुप्ता अंकल जो चाय प्रसाद सर्व करते हैं, वो वहां से गुजर रहे थे बस। उनके कान में इतनी आवाज पड़ी कि कल बैंगलोर में ये सत्संग है, उनके कान खड़े हो गए। उनके रिश्तेदार बैंगलोर में रहते थे और वो गुरुजी को मानते थे। उन्होंने कहा भी बताओ कहाँ पे है सत्संग, एड्रेस दो, फोन नंबर दो। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज हो गए दोनों साइड से। हमें फोन आ गया, हमने उनको बुला लिया। पता चला वो संगत भी हमारे घर के नजदीक ही रहती है। तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी, अब गुरुजी ने हमें उनसे जोड़ना था। सो इस तरह उन्होंने जोड़ दिया। एक बार मैं कहीं जा रहा था, संगत से ही मिलने जा रहा था, वहां से वापस आ रहा था, मैं रास्ता भटक गया, कोई गलत टर्न ले लिया, कहीं मैं पहुंच गया। मैं कह रहा हूँ गुरुजी कहाँ फंसा दिया गुरुजी आपने, तब मेरे पास जीपीएस वगैरह भी कुछ नहीं होता था। मैंने आधी रात को अनजान शहर में, कहाँ 8:30 बजे हैं, बारिश हो रही है, अंधेरा हो चुका है, कहाँ फंसा दिया आपने जंगल के बीच में। ट्रैफिक लाइट पे एक जगह में खड़ा हूँ, खिड़की पे कोई नॉक करता है। मैंने हाँ जी, कोई एक आंटी थी, मैंने कहा हाँ जी बताइए। वो कहती जी आप गुरुजी की संगत है।
आप आरकेपुरम में रहते थे? मैंने कहा हे भगवान, मुझे मेरे ऑफिस के बाहर 3 लोग नहीं जानते पूरे बैंगलोर शहर में। ये अनजान, मेरे को ये भी नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पे कोई आंटी आके मुझे बता रही है कि मैं, उनको ये भी पता है मैं कहाँ रहता हूँ दिल्ली में, मैं गुरुजी को मानता हूँ, उनको ये भी पता है। और उन्होंने पहचान लिया, वो कई साल पहले हमारे पड़ोसी थे आरकेपुरम में, और वो भी गुरुजी की संगत थी। और उन्होंने पहचान लिया, अंधेरे में बारिश में भी उन्होंने पहचान लिया मुझे। देखो गुरुजी का कमाल। जब कनेक्शन करना है गुरुजी ने तो देखो किस तरह करते हैं, आपको सही जगह पे दोनों को एक टाइम पे पहुंचा भी देंगे, दिखा भी देंगे, पहचानवा भी देंगे, सब कुछ करवा देंगे। क्योंकि होना है, गुरु जी की मर्जी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो होना ही होना है। जरिया कुछ भी बन सकता है, वो होना ही होना है। सो ऐसे करके हमें उनके बारे में पता चल गया। फिर करते करते वहां सत्संग स्टार्ट हो गए कि चलो इतनी संगत तो है, तो हम आपस में सत्संग शुरू हो गए। फिर पता चला अच्छा एक ये संगत यहाँ पे रहती है, वो भी आ गई, एक संगत वहां रहती है, एक संगत वहां रहती है, एक वहां रहती है। हर हफ्ते किसी संगत के बारे में पता चलता था जो दिल्ली से आई हुई थी, जो ये कंप्लेन करती थी कि गुरुजी बैंगलोर में सत्संग नहीं होते। और ऐसे करते 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 इतनी संगत जुड़ गई वहां पे कि वहां पे 3-3 महीने 4-4 महीने की वेटिंग शुरू हो गई। आप हर सैटरडे सत्संग होता था 7 बजे, और उसमें 3-3 महीने आपको नाम लिखवाना पड़ता था, 3-3 महीने वेटिंग चलती थी, 3 महीने बाद नंबर आता था जाके। इतनी इतनी लंबी लाइन हो गई थी वहां। इतनी संगत गुरुजी ने करा। सब गुरुजी की कृपा है, हम सब कठपुतली हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं। जब करवाना है, जिससे करवाना है, जो करवाना है वो करवा दो। ऐसे करके बैंगलोर में सत्संग शुरू हो गए। जो एक कंप्लेन हमें थी बैंगलोर के बारे में, वो भी गुरुजी ने दूर कर दी कि लो भाई, सत्संग चाहिए था ना, लो मिल गया तुम्हें सत्संग, ऐश करो। तो बहुत ऐश किया गुरुजी के साथ, बहुत ऐश किया हमने। फिर कुछ साल बाद बस वो जितना सेवा लिखी थी गुरुजी ने वो सेवा करवाई। फिर गुरुजी ने कहा चलो निकलो यहाँ से, चलो भागो, दफा हो जाओ, अब दिल्ली जाओ वापस। फिर हम वापस दिल्ली आ गए, गुड़गांव में शिफ्ट हुए। फिर उसके कुछ टाइम बाद, कई साल बाद मेरे को नोएडा में जॉब मिली। फिर मैं नोएडा आने जाने लगा। तब तक मेरी आंटी भी गुड़गांव में जॉब करती थी, मेरी बेटी भी स्कूल जाती थी गुड़गांव में ही, तो दोनों सेटल थे। तो मैं, अब मैंने कहा वो लोग सेटल्ड हैं, क्या करें, मिडिल मिड सेशन है, क्या करेंगे, तो ठीक है मैं अप डाउन करता था नोएडा गुड़गांव। तो काफी दिन चलाया ऐसा। फिर मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा भाई शिफ्ट होने का आप सोचते हैं, देखो तुम लोग भी आ जाओ गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा। तो वो कहते नहीं भाई, हम तो बहुत खुश हैं यहाँ पे। मेरी आंटी की जॉब मेरे घर से बिल्कुल 2 मिनट के रास्ते पे थी। कहते भाई मेरा तो वॉकिंग डिस्टेंस है, मेरे को यहाँ से घर से निकलती हूँ 2 मिनट में मैं पहुंच जाती हूँ, बेटी भी अपने स्कूल में सेटल्ड है, मैं भी सेटल्ड हूँ, भाई हमें नहीं आना वहां पे आके फिर नए सिरे से सब कुछ करो, बड़ा मुश्किल है, आप अप डाउन करते रहो, हम तो गुड़गांव में ही रहेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद मेरी आंटी अपने ऑफिस गई। जब वो स्कूल में एडमिन में काम करती थी, तो उसके स्कूल वाले कहते हैं कि हम लोग नोएडा में सोच रहे हैं एक ऑफिस खोलने का सेक्टर 62 में, और हम चाहते हैं कि आप उस ब्रांच को मैनेज करो। तो मेरी आंटी बड़ी खुश कि चलो भाई ग्रोथ मिल गई, इतनी अच्छी बड़ी ग्रोथ मिल गई, और नोएडा में मिल रही है, चलो भाई हम शिफ्ट भी हो सकेंगे, फिर तो भाई जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, सेम जॉब में मैं आ जाऊंगी यहाँ पे। तो शी इज वेरी हैप्पी, उसने बोला भाई हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। तो हमने फिर स्कूल देखना स्टार्ट किया बेटी के लिए। भाई आंटी का तो हो गया, मैं तो पहले ही था, बाकी रह गई थी बेटी। गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे स्कूल में बेटी की भी एडमिशन हो गई। हमने इंटरव्यू वगैरह दिया, एडमिशन कराई, उसके बाद एडमिशन फीस जाके हम पे करके, संडे को हम एडमिशन फीस देके आए। मंडे को मेरी आंटी अपने स्कूल गई, तो उसके स्कूल वाले इन्फॉर्म करते हैं जी वो प्रोग्राम ना नोएडा का जो था वो हमने कैंसिल कर दिया। अब मेरी आंटी अपसेट कि भाई गुरुजी आपने तो धोखा कर दिया हमारे साथ, हमने देखो कल हमने फीस पे की है, आज आप हमें ऐसे कर रहे हो, वो प्लान ही कैंसिल कर दिया मेरे स्कूल वालों ने। तो मैंने आंटी को वही समझाया, मैंने कहा देखो तुम सीधे तरीके से मान नहीं रही थी, नोएडा आने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, तब गुरुजी ने तुम्हें लॉलीपॉप दिया ताकि तुम आ जाओ, क्योंकि सीधे रास्ते से तुम आ नहीं रही थी। जो गुरुजी ने करवाना है वो तो होके ही रहेगा, क्योंकि हमारी लाइफ गुरुजी ने अपने हाथ में ले रखी है। सारी संगत की लाइफ गुरुजी ने अपने हाथों में ले रखी है, गुरुजी खुद उनको मैनेज करते हैं। अब वो हमसे, और हम टांग अड़ाते रहते हैं, हम गुरुजी हमें लेकर चलते हैं, गुरुजी हमारी गाड़ी को धक्का देते हैं, हम ब्रेक लगा देते हैं, नहीं नहीं गुरुजी यहाँ नहीं जाना। हम अपना दिमाग बीच में चला के पूरा रायता फैलाते रहते हैं, पूरा काम खराब करते रहते हैं, गुरुजी का काम डिफिकल्ट करते रहते हैं। हमने सिर्फ सरेंडर करना है, जो गुरुजी करा रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चलो, विश्वास रखो, जो आगे करना होगा गुरुजी करेंगे, जो हमसे करवाना होगा गुरुजी खुद करवा लेंगे। वो हमेशा इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन वो इम्पॉसिबल को गुरुजी पॉसिबल बना देते हैं, सब कुछ हो जाता है। सो हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए। अब नोएडा शिफ्ट हुए, हम रहते थे जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में, हमें वहां पे कोई सत्संग के बारे में पता नहीं था। वैसे तो बहुत संगत है नोएडा में, बहुत संगत है, बहुत सालों से है,
सत्संग भी बहुत होते थे, पर हमें पता नहीं था उनके बारे में कुछ। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये देखो सेम चीज गुरुजी बैंगलोर वाली चीज अब नोएडा में भी कर रहे हैं, तो ठीक है भाई हम यहाँ पे भी अब सत्संग करेंगे। हमने अपने एक कमरा बना दिया गुरुजी का, वहां पे हमने हर सैटरडे गुरुजी का सत्संग स्टार्ट किया, सेम चीज। फिर पता चला भाई हमारे सोसाइटी में ही एक संगत रहती है, चलो भाई वो भी आना शुरू हुई। फिर पता चला एक और है, फिर पता चला एक और है, एक और है, एक और है। करते करते खूब सारी संगत जुड़ने लग गई। हमने कहा भी देखो सेम रिपीट है, जो बैंगलोर में गुरुजी ने किया वही चीज अब गुरुजी यहाँ रिपीट करें। तो बहुत अच्छे से हमारे सत्संग शुरू हो गए। हमारे घर में होते थे सत्संग, छोटा सा कमरा, उसके अंदर बहुत अच्छे से सत्संग होता था। कोई मूवमेंट नहीं होती थी, कोई हिलता डुलता नहीं था, सब आके आराम से एक बार बैठ जाते थे। कोई एक बार में सबको चाय प्रसाद मिल जाती थी। उसके बाद ना कोई उठता था ना कुछ, 1.5 घंटा सब आराम से बैठ के ध्यान लगाते थे गुरु जी का। आज भी ऐसा ही होता है। तो खैर, फिर संगत जब बढ़ने लगी तो कमरा भरने लगा। एक दिन सत्संग चल रहा था, तो मैं मन में गुरु जी से बात कर रहा था। मैंने कहा गुरु जी देखो संगत इतनी बढ़ गई है, देखते देखते कमरा तो भरता जा रहा है, क्या करना है। ऐसे मन में मैं बहुत कैजुअल सी चिट चैट चल रही थी गुरु जी के साथ। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने मुझे जवाब दिया है कि कमरा भर रहा है ना, अभी भरा तो नहीं, जब भर जाएगा तब बताऊंगा क्या करना है। मैंने कहा गुरु जी आपने कुछ नहीं बताना, जब कमरा भर जाएगा तो आप कहोगे चलो कमरा भर गया, अब हॉल में करना शुरू कर दो सत्संग। उनका आपने इतना ही बोलना है, आपने और कुछ नहीं बोलना, मुझे सब पता है। तो ऐसे करके जनरल में चिट चैट कर रहा था, गुरु जी के साथ बात आई गई होगी। और कुछ टाइम तक सत्संग चलते रहे। फिर एक दिन सत्संग हुआ, खत्म हुआ। सत्संग के बाद एक फैमिली रुकी हुई थी, अंकल आंटी थे। तो वो हमसे बात कर रहे थे। तो बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि देखो ये तो आपका घर है, हमने आप तो इसको फिर रैप अप कर देते हो पूरा सत्संग के बाद। एक ऐसे ना कॉमन जगह होनी चाहिए जहां पे सत्संग होए, रेगुलर सत्संग होने चाहिए, और जो जगह सारी संगत को एक्सेसिबल होनी चाहिए कि कोई भी संगत कभी जाए वहां पे जाके गुरु जी का ध्यान लगा सके। ऐसी कोई जगह होनी चाहिए। तो उस दिन मेरे को जब उन्होंने ये चीज बोली, तब मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा आज वो दिन है जब इतनी संगत आ गई थी कि पूरा कमरा भर गया था। कमरे के बाहर भी संगत बैठी हुई थी, पहली बार इतना हुआ था, इतनी संगत हुई थी। गुरुजी ने कहा था जिस दिन संगत बढ़ जाएगी, जिस दिन कमरा भर जाएगा, उस दिन बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। मैंने कहा ये तो गुरुजी ने बता दिया। फिर हमने जगह देखनी स्टार्ट की। तो वो अंकल कहते हैं कि देखो मेरे को ही एक फ्लैट है, उसकी पोजीशन मिलने वाली, अभी 1 महीने 1.5 में मिल जाएगी, ब्रांड न्यू फ्लैट होगा, भाई वही बना लेते हैं गुरुजी का दरबार। हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बोला हाँ ठीक है यहाँ बना लो। पर्ची डाल के हमने पूछा था, गुरुजी ने बोला यहाँ बना लो। सो गुरुजी ने बोला तो हमने कहा ठीक है, वो जवाब मिल गया, हमने वहां बना लिया। वहां पर सब कुछ गुरुजी ने करवाया, गद्दी गुरुजी ने खुद सिलेक्ट करवाई, सारा कुछ गुरुजी ने अपनी मर्जी से करवाया। एक एक चीज में गुरुजी का प्रेजेंस फील हो रहा था, दिख रहा था बिल्कुल कि सब स्वरूप एक एक चीज गुरुजी की मर्जी से आ रही है। सो वहां दरबार बनाया, जैसा हमने एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने दिखाया था, सिखाया था इतने साल, वैसे ही बिल्कुल हमने जितना हो सके वही फॉर्मेट फॉलो किया, उसी तरीके से बनाया, उसी तरीके से फॉर्मेट हमने फॉलो किया। और आज भी वहां पे हर हफ्ते सत्संग होते हैं, संगत बहुत जुड़ती है, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत अच्छा ध्यान लगता है वहां पे भी। गुरु जी की कृपा से बिल्कुल वहां वहां की संगत के लिए गुरु जी ने एक जैसे संगत को इकट्ठा करके एक जगह पे कर दिया, और एक उनको दरबार दे दिया कि ये लो तुम यहाँ बैठ के ध्यान लगाओ। सो गुरु जी को हमारी हर जरूरत पता है, हर जरूरत गुरु जी हमारी पूरी करते हैं। जो हमारे लिए चाहिए, जो इच्छा है कि गुरु जी दरबार चाहिए, गुरु जी सत्संग चाहिए, जो कुछ मांगते हैं गुरु जी हर चीज पूरा। फिर मैं बताता हूँ एक बार पापा के बारे में बताता हूँ। पापा बड़े मंदिर में एक बार थे, सेवा कर रहे थे, सत्संग का दिन था, फ्राइडे कुछ दिन था शायद, फ्राइडे का दिन था। तो वहां पे उनको पैरालिटिक अटैक आ गया। तो उनका एक हाथ एक पैर खड़े खड़े उनका वो चलना बंद हो गया था। वहां पे क्योंकि मंदिर में हुआ था, सारी संगत आसपास थी, सेवादार थे, उसी वक्त उनको बिठाया, गाड़ी में बिठाया और फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। अब क्योंकि मंदिर में हुआ था गुरु जी की कृपा, तो इसीलिए फटाफट उनको हॉस्पिटल भी पहुंचा सके। अगर घर में हुआ होता तो पापा को ड्राइविंग अलाउड नहीं है, और वैसे भी उनको अटैक आया हुआ था, और मम्मी ड्राइव करती नहीं है, उससे दिक्कत हो जाती कि कैसे वो हॉस्पिटल पहुंचते, कौन लेके जाता, कौन आता। तो उस चीज को भी गुरुजी ने कर दिया कि देखो ऐसी जगह पे गुरुजी ने करवाया कि वो फटाफट जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके। हम लोगों को भी फोन आ गया, हम अपने घर में थे, फोन आ गया कि ऐसे ऐसे हुआ है भाई, आप लोग पहुंचो, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वसंत कुंज के हॉस्पिटल लेके गए थे उनको।
हम भागे अपने अपने घरों से। तो अभी मैं डीएनडी तक ही पहुंचा था, नोएडा का जो बॉर्डर है वहीं तक ही पहुंचा था अभी मैं। तो इतने में फिर से फोन आ गया भाई का। तो डर लग रहा था कि फोन आया है, पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा। डर डर के पूछा, भाई हाँ पापा ठीक है? कहते हाँ जी पापा ठीक है। मैंने कहा कुछ बोल पा रहे हैं क्या? उन्होंने कुछ बोला इजी ओके? कहते हैं बोल पा रहे हैं। कहते वो तो सत्संग कर रहे हैं बैठ के दूसरे पेशेंट्स के साथ। सोचो, इमरजेंसी में एडमिटेड है पैरालिसिस के लिए, 75+। और वहां पे अभी लेकर गए हैं उनको, वहां बैठ के वो दूसरे पेशेंट्स के साथ सत्संग कर रहे हैं, उनको गुरु जी के बारे में बता रहे हैं। मतलब इतनी गुरु जी की कृपा थी, इतनी जल्दी गुरु जी ने उनका रिकवरी किया था कि हॉस्पिटल पहुंचने तक ही इतनी रिकवरी हो रही थी। जब डॉक्टर ने उनको देखा था, डॉक्टर ने बोला था आपकी एज 75+ है। आपकी कंडीशन देखकर मैं आपको बता रहा हूं, आपको 9 महीने कम से कम फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आप इतने इंडिपेंडेंट हो सकोगे कि आप अपना खुद का काम खुद कर सको। 9 महीने फिजियोथेरेपी लेने के बाद। और गुरु जी की इतनी कृपा रही, 1 हफ्ते के अंदर पापा की फुल रिकवरी हो गई थी, पूरी रिकवरी 1 हफ्ते में। 75+ एज में ये सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं हमारे, और कोई नहीं कर सकता। 1 हफ्ते में पूरी रिकवरी हो गई थी, पापा फिर से दौड़ने भागने लग गए थे। अगले हफ्ते जब ये पैरालिसिस हुआ, उसके अगले हफ्ते हम लोगों का हरिद्वार ऋषिकेश जाने का प्लान। अब वैसे हम सोचे थे जाएं ना जाएं, पर जब पापा ठीक हो ही गए पूरे, तो हमने कहा चलो चलते हैं, तो हम लोग गए। वहां पे किसी ने जब जा रहे थे तो किसी ने बोला भाई हमारे लिए गंगा जल ले आना। तो मैं वहां पे गंगा जल भर रहा था जब उनके लिए ऋषिकेश में। तो पानी थोड़ा मडी था, मैंने कहा थोड़ा आगे, 1 कदम आगे चलता हूँ, वहां पे पानी साफ होगा, वहां से भर लूंगा। तो जैसे ही मैंने 1 कदम आगे लिया, मैं एकदम नीचे चला गया। वो जमीन अनइवन थी वहां की। पानी पहले ही मेरे चेस्ट तक कुछ था, मैं थोड़ा सा आगे गया तो एकदम नीचे हो गया। पानी सर के ऊपर चला गया, मैं गिर अंदर चला गया बिल्कुल पानी के, मेरे अंदर लंग्स में पानी जाना शुरू हो गया था। हाथ पैर मार रहा था, कोई मुझे नहीं बचा पा रहा था। मेरे को स्विमिंग आती नहीं थी, आसपास कोई नहीं आ पा रहा था जो मुझे बचा सके। सब देख रहे थे दूर से, कोई मुझे बचा नहीं पा रहा था। तब डूबते वक्त में ऑलमोस्ट डूब चुका था। तब मेरे मन में इतना सा बस ख्याल आया, मैंने कहा 3 वर्ड्स आए, मैंने कहा गुरु जी बचा लो। इतना सा, बस इतना मैं सोच पाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच पाया। वो 3 वर्ड्स, वो एसओएस कॉल मेरी गुरु जी तक उसी सेकेंड इंस्टेंट में पहुंची। वही उसी इंस्टेंट मेरे को कुछ पैरों के नीचे फील हुआ, जैसे कुछ पत्थर है या कुछ है, और मैं उसका सहारा लेके बाहर आ गया इंस्टेंट। उसी वक्त गुरु जी ने क्या पता नहीं, पत्थर ही जो कुछ भी भेजा, तो करने वाले तो गुरु जी हैं। और मेरे को गुरु जी ने विद इन सेकेंड्स वहां से निकाल दिया, मेरे को बचा दिया। और 30 सेकेंड्स की भी डिले हो जाता तो खत्म था खेल, बिल्कुल मैं डूब चुका था। तो गुरु जी ने इस तरह मेरे को न्यू लाइफ बख्शी। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, एक बार मैं अपनी बेटी को बस स्टॉप से लेने गया था। मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो दिन में मैं उसको बस स्टॉप से कलेक्ट करता था। वहां से मैं लेके आ रहा था वापस, अपने टावर पहुंचा तो हमें बताया कि बिजली गई हुई है। जो मेन्स आती है वो बिजली गई हुई थी, और हमारे सोसाइटी का डीजी जो था वो खराब था। हमने कहा डीजी तो है नहीं, मेन्स गई हुई है, तो लिफ्ट नहीं चलने वाली। जब तक मेन्स आएगी तभी लिफ्ट चलेगी, तब तक लिफ्ट नहीं चलेगी। अब गर्मियों के दिन लिफ्ट चल नहीं रही। अब हमारे पास दो ऑप्शन, या तो नीचे गर्मी में बैठो, या 23 फ्लोर ऊपर चढ़ के जाओ। हम 23वें फ्लोर पे रहते हैं, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है 23 फ्लोर चढ़ के जाना। हमने कहा चलो नीचे बैठेंगे, 1 घंटा बैठे, पता चले 1 घंटे में भी लाइट ना आए, फिर ऊपर जाना पड़े। अभी चलते हैं, जहां थक जाएंगे बैठ जाएंगे। सो हमने चलना शुरू किया। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, 2-3 मिनट के अंदर गुरु जी ने मेरे को 23, हम दोनों को 23 फ्लोर चढ़वा दिए। हमें पता ही नहीं चला बीच के कितने फ्लोर्स गुरु जी ने गायब कर दिए। कुछ ही मिनटों के अंदर हम ऊपर पहुंच गए, नॉन स्टॉप, विदाउट टेकिंग ब्रेक। कोई थके नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं। हम लोग सीधा ऊपर पहुंच गए। मैं हैरान हो गया कि 23 फ्लोर हम चल कैसे गए, बिना बिना ब्रेक लिए, बिना रेस्ट किए। मैं अपने ऑफिस में 3 फ्लोर्स कई बार चलता था, मैं थक जाता था, मेरी टांगे कांपने लगती थी 3 फ्लोर चढ़ के। 23 फ्लोर गुरुजी ने मेरे को चढ़वा दिए विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। ये सब गुरुजी का है। और ऊपर पहुंचा मैं अपने फ्लोर पे। मैं जब तक, अभी मैंने दरवाजा भी नहीं खोला था उतने में लाइट आ गई थी, लिफ्ट चलने लग गई। पता नहीं क्या कष्ट था गुरुजी का, जो गुरुजी ने कटवाना था, क्यों गुरुजी ने ऐसे चलवाना था, वो चढ़वा दिया।
कष्ट भी उनको पता, वो कटवाया भी उन्होंने, चढ़वा भी उन्होंने दिया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, जो दिख रहा था हमने कहा चलो चलते हैं, गुरु जी चढ़वा रहे हैं तो चले। और तब से लेके आज तक ऐसा ही रहा। अच्छा, फिर मैं आपको अपने उसका भी बताता हूँ। एक बार मेडिटेशन में मैं बैठा था, ध्यान में था, तो मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि एक सामने से एसयूवी आई, ध्यान में मैं बैठा हूँ, सडनली पता नहीं कहां से एक एसयूवी दिखी मेरे को, और सीधा आके मेरे फेस के अंदर, हेड ऑन। उसके बाद मतलब ये मैं ऑफिस जाने से पहले मैं करता था। मैं उसके बाद तैयार हुआ, मैंने कहा चलो भाई आज तो लगता है काम हो जाएगा मेरा। मैंने कहा गुरुजी देख लेना आप, अब जो आपने दिखाया है वो भी आपने है, बचाना भी आप ही ने है, मैं तो क्या करूंगा। तो मैं निकल गया ऑफिस के लिए। वापस आ रहा था, जब घर वापस आ रहा था, रात को पेट्रोल भरवाना था, पेट्रोल पंप पे खड़ा था मैं, गाड़ी से बाहर उतर के खड़ा था। एक ट्रक रिवर्स करते 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 आके उसने मेरी गाड़ी को मार दिया। उस वक्त तो बड़ा गुस्सा आया कि यार तुम मतलब तुम्हें दिख नहीं रही गाड़ी, रुकी हुई गाड़ी है, उसमें तुम आके मार रहे हो। पर फिर मैंने रियलाइज किया कि ये गुरुजी ने मेरे को, जो मेरा हेड ऑन कोलिजन होना था उसको ऐसे गुरुजी ने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ट्रक ने मारा तो क्या था, उसमें थोड़ा सा स्क्रैच आ गया साइड में, कुछ खास कुछ हुआ भी नहीं उसको। और ऐसे गुरुजी ने उसमें मतलब हेड ऑन कोलिजन को इसमें गुरुजी ने कन्वर्ट कर दिया मेरा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतने छोटे से में इतने आराम से हंसते हंसते उनको निकाल दिया। इतना इतना शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने इतनी बार प्रॉब्लम से बचाया है, इतनी मुसीबतों से बचाया है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ की, मुझे लगता है, जो हमें ना आई हो, लेकिन हर प्रॉब्लम से गुरुजी ने निकाला है। प्रॉब्लम आती है, छू कर निकल जाती है। बस गुरु जी को याद करते रहते हैं, अमृत वेला जरूर करते हैं। गुरु जी ने कहा है अमृत वेला करो 3 बजे, बहुत शक्ति है। 5 मिनट भी करोगे तो बहुत शक्ति है। शिव पुराण जरूर पढ़ते हैं। जो गुरु जी ने बोला है वो करते हैं। गुरु जी को जितना हो सके सरेंडर करते हैं। अभी भी दिमाग बहुत चलाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है, हर बार कोशिश रहती है कि दिमाग को थोड़ा कम किया जाए, पर आदत से मजबूर है। जितना हो सके गुरु जी को सरेंडर करते हैं, सत्संग करते हैं। बाकी सब गुरु जी देखते हैं। अपनी औकात से बहुत ज्यादा दिया है गुरु जी ने, बहुत ज्यादा दिया है मुझे। मतलब बता भी नहीं सकता मैं कितना कुछ दिया है गुरु जी ने। सब गुरुजी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और मुझे पता है आगे भी देंगे, सारी जिंदगी देंगे। मरने के बाद भी गुरुजी ने ही सब कुछ मैनेज करना है, कहाँ रखना है, कहाँ भेजना है, वो भी गुरुजी ने देखना है। आगे का प्लान भी आई एम श्योर गुरुजी को पता होगा, हमें नहीं पता, पर गुरुजी को पता होगा कि आगे चल के उन्होंने क्या करना है। सो जो भी है वो गुरुजी के हाथों में है। गुरुजी ने गोदी में उठा रखा है, हम ऐश कर रहे हैं गुरु जी के राज में, उनकी गोदी में बैठ के ऐश मार रहे हैं टोटल। ऐसे ही गुरु जी रखें, सबका भला करें, सब पे कृपा बरसाएं। कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ फंबल किया हो तो माफी चाहूंगा जी। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी।